बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आपको कल मैंने भाषा और वर्ण पढ़ाया था और आज मैं आ गई हूँ चैप्टर 2 यानी भाषा का, व्याकरण का, ग्रामर का आपका सेकंड चैप्टर हो गया ये वर्ण विचार। अब वर्ण विचार मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। तो जब मैंने आपको भाषा पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं होती और उस स्थिति में उसके पास एकमात्र ध्वनि होती है। और ध्वनियाँ ही जब एक उम्र के बाद उसके साथ उम्र के साथ 5 महीने 6 महीने की ध्वनियाँ होती हैं तो धीरे धीरे ये ध्वनियाँ जो होती हैं स्वरों में परिवर्तित होने लगती हैं और स्वरों के परिवर्तन के साथ साथ फिर क्रमशः उम्र के साथ बढ़ने पर व्यंजन भी आने लगते हैं। यानी कि वर्णों का जन्म जो होता है बच्चे के 7-8 महीने से वर्णों का जन्म होने लगता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो होता है वो अगर हिंदी भाषी का है तो वो हिंदी बोलता है, अंग्रेजी भाषी का होता है तो वो अंग्रेजी बोलता है। जिस भाषा भाषी का बच्चा होता है उस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। तो यही इसमें मुख्य रूप से बताना है। तो मैं आज सीधे ध्वनि के बाद जो दूसरा स्थान है, ध्वनियाँ कैसे वर्णों में परिवर्तित होती हैं और वर्ण किसे कहते हैं, मैं वहाँ आ गई हूँ। तो आज का टॉपिक है वर्ण विचार। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए वर्ण क्या है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, यानी ध्वनि से ही भाषा का जन्म होता है। उसी तरीके से यदि कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, क्योंकि वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, वर्णों के खंड नहीं हो सकते। और वर्णों को तो सबसे पहले मैं आपको वर्ण की परिभाषा लिखवाऊंगी। वर्ण की परिभाषा यानी वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई मानी जा सकती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी उसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे अ, ई, क, च इत्यादि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। और किसी भी भाषा को सीखने के पहले सबसे पहले उसके वर्णों को सीखना आवश्यक होता है कि उसके वर्ण कौन कौन से हैं। ये भाषा की परिभाषा हो गई, तो सबसे छोटी इकाई है। फिर आ गए हम वर्णों के भेद। अब वर्णों की भेद की बात करें तो वर्णों के 2 भेद हैं। पहले को स्वर कहते हैं और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। वर्णों के 2 भेद हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन।
तो स्वर और व्यंजन। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन में अब आपको बताऊं तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इन स्वर और व्यंजनों को यदि क्रमवार तरीके से लिखा जाए या बोला जाए तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो आपको साथ ही साथ मैं वर्णमाला भी बता के उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो साथ ही मैं आपको वर्णमाला बता देती हूँ पहले। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित रूप का क्या मतलब है? व्यवस्थित रूप का मतलब है कि जिस वर्ण को जिसके पहले या बाद लिखा जाता है उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। ना तो आप उसमें आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई भी बदलाव उसमें नहीं होना चाहिए। उसका एक व्यवस्थित क्रम है और प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अब प्रत्येक की एक अपनी वर्णमाला होती है और हिंदी में वर्णमाला के क्रम में 11 यानी इंग्लिश में जिसको 11 बोलते हैं, 11 स्वर और 33 मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रही हूँ। 33 व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं। तो ये चीज मैंने बता दी वर्णमाला के साथ। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब मैं इसके आगे लिखूंगी स्वर किसे कहते हैं। अब आपको ये जानना भी सबसे आवश्यक है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो मैं पहले इसकी परिभाषा लिख देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। आपको जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लिया जाता उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा हो गई कि जिन वर्णों के बोलने में किसी अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लगता, यानी स्वर बच्चे के मुंह से स्वतः निकलता है। कैसे? जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, और रोता है तो उसके मुंह से जो ध्वनि निकलती है
धीरे धीरे करके वही ध्वनियाँ स्वर में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उसे स्वर कहते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हिंदी के 11 स्वर लिखूंगी, लेकिन ऊपर लिखूंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं इसको रफ कर दूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले मैं इसको रन कर दूं और फिर मैं आपको स्वरों की संख्या लिखवाती हूँ। अब स्वरों की संख्या लिखवा देती हूँ आपको। हिंदी में 11 स्वर हैं। देखिए, आप भी मेरे साथ लिखिए। हिंदी में हिंदी में 11 स्वर हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप इसको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 11। तो आपके हिंदी में कितने स्वर हो गए? वो टोटल हो गए 11। तो आपको ये हमेशा कोई भी परिभाषा आए कि स्वर किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी की भी सहायता नहीं ली जाती, किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम स्वर कहते हैं। इनकी 11 संख्या होती है और ये इसके उदाहरण है। अब बारी आती है व्यंजन की। अब दूसरा है व्यंजन। अब व्यंजन जो है वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अब मैं सारे व्यंजन वर्णों की संख्या यहाँ लिखूंगी, क्योंकि इनकी संख्या टोटल 33 है, तो आपको जानना जरूरी है ये। तो मैं इसको लिखूंगी, फिर रब कर दूंगी।
तो देखिए हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको काम कर लेते हैं। और यहाँ लिख लेते हैं 33। तो देखा आपने ये 33 जो मुख्य रूप से खास तौर पे ये जो व्यंजन कहलाते हैं, इन व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 33। अब इनके अलावा इन व्यंजनों में जो संख्या होती है उसमें अलग अलग वर्ग होते हैं। और ये जो आपके अंत में 5 वर्ण लाइन में जो ये वर्ण आए हैं, अंतिम वाले 5 वर्ण अंगा, या, अड़ा, न, म, इनको हम कहते हैं पंचम वर्ण। पंचम वर्ण है जो कि बाद में अनुस्वार के रूप में परिणत हो जाता है। और य, ल, को हम य, ल को अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ। और य, ल को अंतस्थ कहते हैं। शाखा, शाह यहाँ लिख देते हैं, ऊष्म कहते हैं, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसको भी आप अपने साथ नोट कर लीजिए। और छत या को मैं संयुक्त व्यंजन कहता हूँ, उसको मैं अलग लिख रही हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। छ, त्र और ज्ञ, ये आपका होता है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये अकेला व्यंजन नहीं है, इसमें 2 व्यंजनों का योग है। क और श के योग से श बना है, त और र के योग से त्र बना है, ज और य के योग से या बना है। तो ये तीनों मिला करके ये तीनों जो हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बाकी आपके जो कुल व्यंजन है उनकी संख्या 33 होती है। इनको व्यंजनों के साथ नहीं जोड़ा जाता, इनको हम अलग से जोड़ते हैं, तो इनको हम संयुक्त व्यंजन के स्थान पर रखते हैं। और ये आपके किनारे के सारे जितने हैं ये पंचम वर्ण है, इनको हम पंचम वर्ण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद मैं आपको आगत वर्ण भी बता देती हूँ, जो मुख्य तरह से इंग्लिश और उर्दू के शब्दों में आते हैं। तो ज, फ और अ, ये जो होते हैं तीनों, इनको हम कहते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण ये अ जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी में आता है, जैसे हम बोलते हैं टॉफी, हॉस्पिटल। अब इसमें जो ये अ का उच्चारण होता है ये अंग्रेजी का तो ओ बन जाता है, लेकिन हिंदी में इसे हम अ कहते हैं। और जिसको लिखने के लिए चंद्रबिंदु नहीं लगाई गई है, बल्कि एक चंद्रमा के आकार की चीज है जो लगा दी गई है, जिससे उसको हम आगत वर्ण की श्रेणी में रख देते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसको रब करूंगी, फिर आपको स्वरों के भेद बताऊंगी। चलिए, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आप जानते होंगे, आगत वर्ण और संयुक्त व्यंजन भी बता दिया मैंने। तो मैं इसे रब करती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए। चलिए, अब आपकी बारी हो गई कि आप स्वर के भेद, अब स्वर के भेद में आपको पढ़ाने चल रही हूँ। स्वर के भेद, अब स्वर के भेदों की बात करूं तो स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो देखिए, उच्चारण के
आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला कहते हैं हर्ष स्वर, दूसरे को कहते हैं दीर्घ स्वर, और तीसरे को कहते हैं प्लुत स्वर। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए इसका। अब मैं पहली हेडिंग डालती हूँ हर्ष स्वर। अब हर्ष स्वर, जैसा कि आपको शब्द देख के लग रहा होगा कि हर्ष स्वर क्या है, तो हर्ष स्वर का मतलब तो जिसको हम देखिए बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो कहते हैं ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है। कहने का मतलब जो छोटा आ हम कहते हैं, हर्ष का मतलब ये होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो हम जब अगर कहते हैं छोटा आ बड़ा, तो हम उसको उच्चारण में हर बार उसको छोटा बड़ा नहीं कहते, बल्कि बोलने के तरीके से हम उसको समझाते हैं कि एक को बोलने में कम समय लगता है और दूसरे को बोलने में समय ज़्यादा लगता है, मतलब पहले वाले से दुगना समय लगता है। तो अगर हम कहते हैं आ, तो दूसरे वाले को खींच के कहेंगे आ। अब देखिए पहली बार जब हम बोले आ तो उसमें समय कम लगा, लेकिन दोबारा हम जब बोले आ तो हमारा पहली बार से दूसरी बार बोलने में जो समय लगा वो दुगना था। यानी हर्ष स्वर से दीर्घ स्वर को बोलने का जो समय होता है वो दुगना हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। इसी कारण से एक को हर्ष स्वर कहते हैं और दूसरे को दीर्घ स्वर कहते हैं। और जब आप छोटी कक्षाओं में रहते हैं, नर्सरी और एलकेजी में, तो आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती, लेकिन इसके व्याकरणिक नियम नहीं बताए जाते। तो व्याकरणिक नियम आपको नहीं पता है, सिर्फ आप ये जानते हैं इसको छोटा कहते हैं, इसको बड़ा कहते हैं, इसको छोटी ई कहते हैं, इसको बड़ी ई कहते हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों छोटा कहते हैं, क्यों बड़ा कहते हैं, ये आपकी समझ में नहीं आता, जिसको कि वास्तव में व्याकरणिक भाषा में हम कहते हैं हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो उसके बोलने के समय में जो लगता है वो कम और ज़्यादा हो जाता है, इस कारण का नाम ये पड़ा है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब मैं आपको हर्ष स्वर लिखती हूँ। हर्ष का अर्थ होता है हर्ष का अर्थ होता है लघु अथवा छोटा, चाहे हर्ष कहिए, चाहे लघु कहिए, चाहे छोटा कहिए। यानी अर्थात जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ और री, ये आपके हर्ष हो गए। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं।
दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर का मतलब हो गया कि हर्ष से दुगना टाइम लगे, हर्ष स्वर के बोलने से जो समय लगे वो दुगना समय लगे, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो इसको मैं लिख देती हूँ, जो इसके वर्ण है उसी को आगे बढ़ाऊंगी। जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से दो गुना समय, दोगुना ज्यादा समय, ज्यादा मैं जान के लिख दे रही हूँ, दोगुना से तो वैसे ही ज्यादा हो गया, तो हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अब जहां वो हर्ष लिखा उसी का मैं यहाँ दीर्घ लिखूंगी। अब वहां मैंने अ लिखा है तो यहाँ आ लिख रही हूँ, वहां मैंने ई लिखा है तो यहाँ ई, वहां उ लिखा है तो यहाँ होगा उ। अब री मैंने छोड़ दिया क्योंकि बड़े और छोटे, उसके बाद ए आए और ओ और, ये इतने हमारे क्या हो गए दीर्घ स्वर हो गए, ये हमारे लिए दीर्घ स्वर हो गए, इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं और उन चारों को हम लघु स्वर कहते हैं। अब बारी आ गई तीसरे की, प्लुत स्वर। तीसरा हो गया प्लुत स्वर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें थोड़ा समय लगा, इससे इसमें आए दोगुना समय लगा। अब प्लुत स्वर की समय होता है कि इससे भी 3 गुना समय ज्यादा लगता है, यानी कि जैसे जैसे हम स्वर में आगे बढ़ रहे हैं समय भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो अब मैं ये प्रायः संस्कृत में आता है, लेकिन आपको जानना चाहिए, मैं इसको भी लिख देती हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा, मैं यहाँ तिगुना भी लिख रही हूँ, तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये हो गया प्लुत स्वर कहते हैं। तो आपको इतनी बात मैंने समझा दी। अब इसका उदाहरण के लिए, जैसे हम संस्कृत में ओम शब्द बोलते हैं, तो ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हम उसको कैसे खींचते हैं, ओम, मतलब ओ से लेकर मां तक के बीच में जो लंबी आवाज ध्वनि की खींचती है, वो उसी समय को हम यहाँ, इसी के कारण इसको हम यहाँ पर प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसको हम लिखते कैसे हैं उसको देखिए, मैं ऊपर लिख देती हूँ, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलिए मिटाई देती हूँ उच्चारण। आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, मैं इतने हिस्से को मिटा दे रही हूँ। इसका उदाहरण क्या होता है, ओम। जैसे ओम, अब ओम लिखने के लिए मैंने जो बीच में एस बनाया है,
यानी इससे इस दौरान पे के बीच में जो समय है वो ज़्यादा लग रहा है, इसलिए संस्कृत के ही शब्दों में प्रायः मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको व्यंजन के भेद पढ़ाऊंगी। तो अभी आज के इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं किनारे हट गई कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मैंने स्वरों के भेद तक पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद व्यंजन के भेद पढ़ाऊंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।